इमरान खान साहब का जिक्र किया गया। मैं बड़े अदब व एहतराम से उनका नाम लेता हूँ। वो एक नेशनल लीडर हैं, उनकी फॉलोइंग है। उसे झूठे फैब्रिकेटेड केसेस के अंदर फंसाया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। जेल काटी, मुझे नहीं मालूम कि आपका जुर्म क्या था, कौम को भी नहीं मालूम। अल्लाह करे इनके साथ ऐसा ना हो। जिस तरह इंसाफ को क्रश किया गया, जिस तरह कारिंदे जाके जजों के घरों में गए कि इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए, इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? रिवायतें ख़त्म होनी चाहिए, झूठे केसेस ख़त्म होने चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। अदालतें किस लिए हैं? आज 6 जजों ने ये कहा, उनकी फॉलोइंग है, उनके नाम से वोट लेके ये मेरे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं और ऐवान ज़ेरी में बहुत बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं। मैंने यहाँ पे खड़े होके जब हथकड़ी लगी हमारे दोस्त को, तो मैंने कहा कि ये गलत है। मैं आज भी शाह महमूद कुरैशी को जब हथकड़ी लगा के लाते हैं, मुझे दुख होता है। इससे क्या लेना चाहते हैं हम? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। वफात से पहले सीनेटर इरफान सिद्दीकी की तारीख़ी तकरीर जो इमरान खान के हक़ में की थी। इमरान खान के मुतल्लिक़ इरफान सिद्दीकी ने कहा था कि वो नेशनल लीडर हैं, पूरी दुनिया उनको चाहती है, उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, उनके नाम पर लोग वोट लेकर इस ऐवान में बैठे हैं। इतने बड़े लीडर को जेल में बंद करना बहुत बड़ी ज़्यादती वाली बात है। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। इमरान खान साहब का जिक्र किया गया। मैं बड़े अदब व एहतराम से उनका नाम लेता हूँ। वो एक नेशनल लीडर हैं, उनकी फॉलोइंग है। नाम से वोट लेके ये मेरे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं और ऐवान ज़ेरी में बहुत बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं, तो हम इनकी कदर मंज़लत करते हैं। बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम ज़रा मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं, वो मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं। कल भी कहा गया, आज भी कहा गया, मेरे नज़दीक आज पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिटिकल कैदी नहीं, एक भी सिंगल पॉलिटिकल कैदी नहीं। पॉलिटिकल कैदी कौन होता है? पॉलिटिकल कैदी वो होता है जो किसी पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल वाबस्तगी की वजह से उसे झूठे फैब्रिकेटेड केसेस के अंदर फंसाया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। आपने भी 9 साल जेल काटी, मुझे नहीं मालूम कि आपका जुर्म क्या था, कौम को भी नहीं मालूम कि जी आपने 2 बंदे भर्ती कर लिए थे, लेकिन ठीक है, आपको सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को किसी जुर्म की सज़ा नहीं मिली थी। एक पॉलिटिकल, आपको वज़ीर आज़म होते हुए एक या 2 मिनट की सज़ा देके घर भेज दिया। इन चीज़ों को हम भूल जाना चाहते हैं। आज जितने केसेस का अभी अली ने जिक्र किया, ये इनमें से कोई केस मेरे केस जैसा नहीं है, किराएदारी का केस नहीं। इनमें से कोई केस 20 kg हेरोइन का केस नहीं है जो हमने बनाया हो। इनमें से कोई केस ऐसा नहीं है जो PMLN ने या पीपल्स पार्टी ने बनाया हो। ये सारे के सारे केसेस अपनी नौयत रखते हैं, वो गलत होंगे। और फिर सर, उनमें कोई केस जनाब चेयरमैन ऐसा नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट से चले और सुप्रीम कोर्ट में ख़त्म हो जाए। हमारी तारीख तो देखें, हमारे खिलाफ केस चलता है जी पानामा का। शुरू कहाँ से होता है? इनकी पटिशन जाती है, जमात इस्लामी की पटिशन जाती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है ये फ्रिवलेस है, बाहर फेंक देती है। चंद दिनों बाद वो खोसा साहब कहते हैं हमारे पास आओ, बाहर क्या कर रहे हो, वो वहाँ चली जाती है। उसके बाद सारे एक लंबा पिंडोरा बॉक्स। IGT किसी और के लिए बनी है, किसी और के लिए व्हाट्सएप कॉल्स के ज़रिए मेंबर्स नामजद किए गए हैं। हमारा तो केस ही सुप्रीम कोर्ट से शुरू हुआ, सुप्रीम कोर्ट में ख़त्म हो गया। नो अपील, नो वकील, नो नज़रसानी। तो अब ऐसा नहीं हो रहा है, केसेस चल रहे हैं, इनको रिलीफ भी मिल रहे हैं। और मैं सरेआम कहता हूँ, मेरी पार्टी इस पर यकीन रखती है कि इंसाफ होना चाहिए। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि जो सलूक हमारे साथ हुआ, जो नाइंसाफ़ियाँ हमारे साथ हुई, जिस तरह इंसाफ को क्रश किया गया, जिस तरह कारिंदे जाके जजों के घरों में गए कि इनको ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए, अल्लाह करे इनके साथ ऐसा ना हो। मैंने यहाँ पे खड़े होके जब हथकड़ी लगी हमारे दोस्त को, तो मैंने कहा कि ये गलत है। मैं आज भी शाह महमूद कुरैशी को जब हथकड़ी लगा के लाते हैं, मुझे दुख होता है। इससे क्या लेना चाहते हैं हम? इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? रिवायतें ख़त्म होनी चाहिए, झूठे केसेस ख़त्म होने चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। अदालतें किस लिए हैं? आज 6 जजों ने ये कहा है कि जी हम पे बड़ा प्रेशर है, तो क्या माजी में इन 6 जजों पे या उनमें से किसी पे कोई प्रेशर नहीं था? तो मेरा ख्याल ये है कि तारीख को मस्ख नहीं होना चाहिए, हक़ाइक़ सामने रहने चाहिए और ये सिलसिले बंद होने चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कल हमारे साथ ज़्यादती हुई तो उनके साथ ज़्यादतियाँ जारी रहें। फिर बात होती है जी कि चले मुफ़ाहमत होनी चाहिए। कैसे होगी मुफ़ाहमत? मैं बार बार कहता हूँ कि मैं एक हाथ बढ़ाता हूँ अली की तरफ, अली अगर अपना हाथ बढ़ाएगा तो मैं हाथ मिलाऊंगा ना। अगर वो अपना हाथ जेब में डाले रखेगा या हाथ बांध के खड़ा हो जाएगा, मैं हाथ नहीं मिला सकूंगा। हम हाथ आज भी इनकी तरफ बढ़ाते हैं, हाथ मिलाएं। यहाँ हाउस के अंदर छोड़ दें सियासत को। मैंने कहा पाकिस्तान एक पार्टी है, पाकिस्तान के लिए आएँ, ये भी बैठे, हम भी बैठे। देखें कल आपकी सरबराही में एक मीटिंग हुई,
اور بہت اچھی میٹنگ ہوئی. ہم نے ہاؤس کے بارے میں ان کے ساتھ مل کے سارے معاملات طے کر لیے, ان کے کنسرنز بھی نوٹ ہو گئے. یہ وہ اسپرٹ ہے جس سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ان کے وزیر اعلیٰ نے کل کہا جی کہ میں حملہ کر دوں گا اسلام آباد پہ اور میں قبضہ کر دوں گا, میں چڑھائی کر دوں گا. ان زبانوں کو لگام دیں آپ, یہ آپ کے کام نہیں آ رہے ہیں. آپ اگر احتجاج کے لیے اس شخص سے مل سکتے ہیں جس کا نام اچکزئی ہے, محمود خان اچکزئی ہے, جن کے بارے میں آپ کے لیڈر کا ایک رویہ رہا ہے, ان کو آپ صدر کے لیے نامزد کر سکتے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان سے, جن کا نام بھی آپ بھول گئے تھے کہ نام کیا ہے ان کے ساتھ آپ احتجاج کے لیے بیٹھ سکتے ہیں. تو پاکستان کی تعمیر کے لیے, معاملات کو حل کرنے کے لیے, پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ ہمارے ساتھ بھی بیٹھیں. احتجاج کے لیے اگر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جن کے ساتھ ہاتھ ملانا آپ کو گوارا نہیں تھا, جن کو ان کے نام سے پکارنا آپ کو گوارا نہیں تھا, تو ہمارے ساتھ بیٹھیں. ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, آپ کا احترام کرتے ہیں. آپ آئیں, ہم مل بیٹھ کے اس ہاؤس کے اندر کم از کم ایک ایسا ماحول پیدا کریں اور اس ہاؤس سے وہ روشنی پھوٹے جو اس سیاسی انتشار کو ختم کر دے, اس سیاسی پولرائزیشن کو ختم کر دے. ایک ایسا پیغام ہم دیں جو ہمارے لیڈروں تک بھی جائے. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ ہاؤس, جس کو ایوان بالا کہتے ہیں, یہ ہر لحاظ سے بالا ہونا چاہیے. سیاسی جو آلائشیں ہیں ان سے بھی بالا ہونا چاہیے. پاکستانیت ہمارا ایک اصول ہونا چاہیے, ہم وفاق کی علامت ہیں. میں ایک بار پھر اپنی جماعت کی طرف سے بھی, حکومت کی طرف سے بھی, اپوزیشن کے ساتھ جو اصولی معاملات ہیں, پاکستان کی اکانومی ہے, پاکستان کی سیاست کو لے کے جانا ہے. اتنے ستم کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ جو ممالک آزاد ہوئے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. بنگلہ دیش ہمارے بدن کا ایک ٹکڑا ہے, وہ 50-60 ارب روپے کی ریزرو رکھتا ہے, ہم 1 ارب کے لیے بھیک مانگتے ہیں. افغانستان کی کرنسی ہم سے آگے نکل گئی ہے. ہمیں کیوں نہیں دکھ ہوتا ان چیزوں کا؟ ہم احتجاج کر رہے ہیں جی, فارم 47 کیا ہے, فارم 45 کیا ہے, انہی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں اور الجھے رہیں گے. اور ان الجھے رہنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے قدم جناب چیئرمین آگے نہیں بڑھ رہے. یہ چیز, یہ بیڑیاں ہم نے خود اپنے پاؤں میں باندھی ہوئی, یہ ہتکڑیاں خود لگائی ہوئی پیٹی تھنگس کے اندر. 18 میں ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا تھا, 2018 میں ہم بھی کہتے رہے جی کہ RTS فیل ہو گیا, ہمیں یہ کر دیا. ہم وہاں آ کے بیٹھ گئے, ہم نے اپنا کردار ادا کیا, ہم نے پازیٹیو کردار ادا کیا, اور اس وقت تک کیا جب تک انہوں نے اکثریت نہیں کھو دی اور ہم ادھر آ بیٹھے. آج پاکستان کی اکانومی ماشاءاللہ سنبھل رہی ہے, مہنگائی کی شرح نیچے آ رہی ہے, IMF کے ساتھ معاملات ہمارے ٹھیک ہو رہے ہیں. تو آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ یار. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. سینیٹر عرفان صدیقی کی یہ تاریخی تقریر صدیوں یاد رکھی جائے گی. عرفان صدیقی نے واضح الفاظ میں کہا کہ کسی بھی قومی لیڈر کو جیل میں بند نہیں ہونا چاہیے. جتنے بھی جھوٹے اور فیبریکیٹڈ کیسز ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے. یہ وقت سیاسی انتقام کا نہیں بلکہ سیاسی استحکام کا ہے. آپ سب مل کر بیٹھیں تاکہ اس ملک کے لیے کوئی حل نکالا جا سکے.